हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है आपका इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन में। तो आइए कंटिन्यू करते हैं हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में कार्नेटिक वॉर्स के बारे में पढ़ा था, जो ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में हुए थे, और जो वॉर हुए थे कार्नेटिक के, उन्होंने ये डिसाइड कर दिया था कि इंडिया में जो रूलिंग अथॉरिटी होगी वो ब्रिटिशर्स होंगे, ना कि फ्रेंच। ओके। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिशर्स। ठीक है। किस तरह से ब्रिटिशर्स ने, देखिए कल हमने देखा कि बंगाल में ये नीचे कार्नेटिक वाले एरिया में उनकी वॉर हुई फ्रेंच से। अब देखिए किस तरह से धीरे धीरे पूरे इंडिया में एक्सपेंड होंगे ब्रिटिशर्स। राइट। और आज हम जो एक्सपेंशन पढ़ेंगे ब्रिटिशर्स का, वो पढ़ेंगे बंगाल के अंदर। ठीक है। तो देखिए, आफ्टर औरंगजेब जो मुगल अथॉरिटी थी वो डिक्लाइन हो गई। ठीक है। उसके रीज़न क्या थे? वीक और इनकेपेबल रूलर्स थे औरंगजेब के बाद में। ठीक है। जो आप ये मान सकते हैं कि अपने ही भोग और विलास में उन्होंने अपना जीवन काट दिया। राइट। दूसरा, जागीरदारी क्राइसिस। जैसा कि हमने पढ़ा था कि मुगल पीरियड में जो इन लोगों के ऑफिसर्स हुआ करते थे उनको ये मनसब देते थे। ठीक है। और सैलरी में जागीर्स भी दिया करते थे। तो औरंगजेब के टाइम तक ही इतने सारे मनसबदार हो गए थे कि जो जागीर थी वो थोड़ी पड़ने लगी थी। ठीक है। इससे ऑब्वियस ही बात है, ऑफिसर्स के अंदर लड़ाइयाँ हुई। ठीक है। और कोई भी कंट्री है, अगर उसके ऑफिशियल्स, उसकी जो ब्यूरोक्रेसी है, उसके अंदर लड़ाइयाँ होंगी तो इंस्टेबिलिटी आ जाती है सिस्टम में। राइट। तीसरा, देखिए रिलीजियस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज जो थी, जैसे ये जो क्या नाम है, इन्होंने जो पोस्ट थी मिलिट्री के अंदर उनको हेरिडिटरी बना दिया था। ज़्यादातर जो पोस्ट हैं उनको मुस्लिम जो लोग हैं उन्हीं को दे दिया था। ठीक है। टैक्स लगा दिया था नॉन मुस्लिम लोगों पर। तो इस तरह से जो पॉलिसीज़ थी वो कहीं ना कहीं इनके अगेंस्ट जा रही थी। राइट। शिफ्टिंग लॉयल्टीज़ ऑफ जमींदार्स। देखिए, जो जमींदार हुआ करते थे मुगल टाइम पीरियड में, उनकी कोशिश ये रहती थी कि अगर रूलर का ध्यान न रहे तो जो लोकल नोबल्स थे उनको थोड़े बहुत पैसे वैसे खिला के, और जो है ना, अपने आप हम अपनी टेरिटरी, अपनी किंगडम डेवलप करते हैं। ठीक है। और लेटर टाइम में बहुत सारी छोटी छोटी किंगडम्स डेवलप भी हो गई थी। ठीक है। अटैक्स फ्रॉम नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर। जो हमारा नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर है इंडिया का, जहाँ पर आज की डेट में आपका, आप कह सकते हैं राजस्थान वाला इलाका है और जम्मू कश्मीर वाला इलाका है, वहाँ से अटैक्स भी हो रहे थे। जो ईरान के लोग हैं, पर्शियन जो पीपल थे उनके, जैसे कि 1739 में नादिर शाह ने अटैक किया। ठीक है। और ये सब कुछ मतलब इसने बहुत लूटा दिल्ली को। राइट। ऐसे ही 1761 में अहमद शाह अब्दाली आया। ठीक है। और तीसरी बैटल भी हुई पानीपत में 1761 में, किसके बीच में? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। राइट। इसमें मराठास जो हैं वो हार गए। उस समय एक्चुअली मराठास कोशिश कर रहे थे अपनी पावर एक्सटेंड करने की नॉर्दर्न इंडिया में। ठीक है। तो अब इस समय हम ये देखेंगे कि इसके बाद जो है ना, जो ब्रिटिशर्स थे वो देखिए किस तरीके से एक्सटेंड हो गए। अगर हम बात करें बंगाल की, तो बंगाल उस समय जो आज की डेट में बांग्लादेश, बिहार, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल वाला जो एरिया है, इससे मिलकर बना था बंगाल। ठीक है। देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो आपका एरिया है वेस्ट बंगाल, ठीक है, ये बांग्लादेश, ये बिहार झारखंड पहले एक ही था, उड़ीसा, ये जितना एरिया है ना, ये सारा बंगाल हुआ करता था उस समय। ठीक है। तो अब यहाँ पर ब्रिटिशर्स का एक्सपेंशन हम पढ़ रहे हैं। तो 1701 में मुर्शीद कुली खां ये सूबेदार हुआ करता था बंगाल का। ठीक है। 1707 में जब औरंगजेब एक्सपायर हो गया, तो औरंगजेब के मरने के बाद में इसने अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर डिक्लेयर कर दिया वहाँ का। ठीक है। और इसने वहाँ कैपिटल शिफ्ट कर दी ढाका से मुर्शिदाबाद। राइट। इसने नया लैंड रेवेन्यू सिस्टम लेके आया ये बंगाल में, जिसको आप जमींदारी कहते हैं। ठीक है। बाद के टाइम में ये और ज़्यादा एक्सपैंड हो गया। राइट। देखिए, 1727 में मुर्शीद कुली खां मर जाता है। राइट। और इसके सन इन लॉ जो कौन था? सुजाउद्दीन इसको सक्सीड करता है। ओके। 1727 से 1739 सुजाउद्दीन ने रूल किया। 1739 से 40 ये सरफराज खान, जो कि मुर्शीद कुली खान का ही एक बेटा था।
ठीक है, ये एक्चुअली इनकेपेबल रूलर माना जाता है इसको। ये रूलर बन गया बंगाल का, और इसको किल कर दिया 1740 में अलीवर्दी खान ने, जो जो उस समय डिप्टी गवर्नर था। ये जो आपका बिहार वाला एरिया है यहाँ का, ठीक है। अब 1740 से 1756 रूल रहा अलीवर्दी खान का। एक्चुअली अलीवर्दी खान, आप ये कह सकते हैं, जितने रूलर अभी तक बंगाल में हुए थे इन सब में एबलेस्ट रूलर था, राइट। तो देखिए इसके टाइम में बंगाल जो है, बंगाल वाला एरिया, ये बहुत ही ज़्यादा समृद्ध हो गया, प्रॉस्पेरस। ओके, बहुत सारी फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश हो गई बंगाल में, और अलीवर्दी खान ने ना, जो यूरोपियंस लोग वहाँ पर फैक्ट्री लगाकर उनको किलेबंदी कर रहे थे, उसका अपोज किया। ठीक है भाई, आप किलेबंदी कर कर कुछ भी उस किलेबंदी के अंदर कर सकते हो। दूसरा, अलीवर्दी खान को जो अब से पहले कार्नेटिक में हो चुका था कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स और फ्रेंच जो है वो इंटरफेयर कर रहे थे वहाँ की लोकल पॉलिटिक्स में, वो सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा था। ठीक है, तो इसने ओपोज किया यूरोपियंस को। और देखिए इसने यूरोपियंस के बारे में क्या कहा कि यूरोपियंस आर लाइक बीज हु मेक हनी फॉर देमसेल्व्स, इफ़ यू डिस्टर्ब देम दे विल स्ट्रिंग यू एंड इंट्रूड टू डेथ। ठीक है, मतलब इसने कहा था कि जो यूरोपियंस है ना, ये मधुमक्खियों की तरह है जो अपने लिए शहद बनाते हैं। अगर आप इनको डिस्टर्ब करेंगे तो ये आपको काट लेंगे और आपको मार देंगे। अब 1756 में क्या होता है, अलीवर्दी खान की मौत हो जाती है, और उसके बाद उसका ग्रैंडसन सिराज उद्दौला बंगाल की गद्दी पर आता है। ठीक है, तो सिराज उद्दौला जब राजा बना, उसी समय उसको देखिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारी ट्रबल्स थी उसके रास्ते में। पहली बात तो उसके ना 3 एनिमीज थे। कौन कौन? एक तो उसका कज़न ही था, शौकत जंग। ठीक है, ये नवाब था पूर्णिया का। पूर्णिया उस समय बिहार, अभी भी बिहार में ही एक एरिया है ये। ठीक है, दूसरा उसकी एक आंट थी जो बहुत ज़्यादा इससे नफरत रखती थी। आंट का नाम था घसीटी बेगम। ठीक है, और तीसरा था मीर जाफ़र। ये कौन था? ये हस्बैंड था अलीवर्दी खान की सिस्टर का। ओके, ये 3 दुश्मन हुआ करते थे सिराज उद्दौला के। ठीक है, उसके अलावा इसकी क्या प्रॉब्लम थी? एक डोमिनेंट ग्रुप था इसके कोर्ट में, जगत सेठ जो बैंकर हुआ करता था। ठीक है, अमीचंद ये बिजनेसमैन था बेसिकली। राय दुर्लभ और राय बल्लभ, इन लोगों का भी एक ग्रुप था उसके कोर्ट में जो अलीवर्दी खान के ओपोजिशन में हुआ करता था, राइट। खुद से कंपनी, क्योंकि कंपनी अपना एक्सपेंशन चाह रही थी जिसको सिराजुद्दौला नापसंद कर रहा था। ठीक है, अब सिराजुद्दौला ने इन सब के अगेंस्ट क्या क्या मेजर्स लिए, देखिए। इसने शौकत जंग के साथ एक युद्ध किया, उसमें शौकत जंग को मार दिया। ठीक है, जो घसीटी बेगम थी ये विडो थी और काफ़ी वेल्दी थी, तो इसकी वेल्थ को इन्होंने सीज कर लिया। ठीक है, और जो मीर जाफ़र था ना, ये मीर जाफ़र की जगह मीर मदान को इसकी जगह रख दिया गया था, ये सेनापति था। ठीक है, अब देखिए बैटल ऑफ प्लासी, आपने सुना होगा, बैटल ऑफ प्लासी का बैकग्राउंड तैयार हो रहा है, राइट। देखिए मैंने आपको बताया था 1717 में मुग़ल रूलर जो था वो फर्रुखसियर था, और उसने कंपनी को फरमान दिया था जिसको मैंने बताया था मैग्ना कार्टा ऑफ कंपनी कहते हैं। उसने कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस दे दिए थे कंपनी को बंगाल के अंदर। ठीक है, तो वो जो प्रिविलेजेस थे उनमें एक प्रिविलेज था जो दस्तक था, दस्तक पास, यानी कि जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ थे उनको कंपनी पास देती थी कि वो अपने उस पास से अपनी जो गुड्स हैं, जो कंपनी का सामान था, उसको वो जाकर सेल कर सकते थे। ठीक है, अब ये कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ थे क्या काम कर रहे थे, ये कंपनी के साथ साथ जो अपना पर्सनल जो सामान होता था उसको भी सेल करते थे, और बिल्कुल ड्यूटी फ्री ट्रेड किया करते थे दस्तक का बहाना लेकर। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मिसयूज़ कर रहे थे दस्तक का, राइट, जो राजा को पसंद नहीं आ रहा था सिराजुद्दौला को। ठीक है, दूसरा इन्होंने जो कलकत्ता था उसकी फोर्टिफिकेशन कर ली थी, इसकी किलेबंदी कर ली थी। ठीक है, और तीसरी चीज़, अच्छा कंपनी भी जानती थी कि राजा को ये चीज़ें नापसंद है। तीसरी चीज़, उस समय कृष्णदास ये कोई पॉलिटिकल फ्यूजिटिव था, मतलब जो भगोड़ा होता है। ठीक है, इसने कोई क्राइम करके ये भाग रहा था, इसको भी शरण दी थी कंपनी ने। ठीक है, अब होता क्या है कि 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने वापस कलकत्ता को कैप्चर कर लिया। ठीक है, और साथ में ये भी कहा जाता है कि एक इंसिडेंट था, ब्लैक होल इंसिडेंट, इसको
इंसिडेंट रीजन माना गया इस क्या नाम है आपकी बैटल ऑफ प्लासी का। इसमें क्या था, ऐसा माना जाता है कि जो सम्राट सिराजुद्दौला थे उन्होंने 146 लोगों को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया था, जिसमें से 123 जब सुबह उठे तो मर गए थे दम घुटकर, ठीक है, और 23 ही जिंदे बचे थे। ये घटना किसने बताई है? ये J. Z. होलवेल, ठीक है, ये एक ब्रिटिशर ही था। इसको ये मतलब ये उन्हीं लोगों में से एक था जिनको बंद किया गया था। तो इस घटना का जिक्र इसने किया है, ठीक है। आपका उसी समय का एक कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियन है गुलाम हुसैन, इन्होंने कुछ नहीं बताया है अपनी बुक में इस घटना के बारे में। शेरुल मुतकरीन बुक लिखी है इन्होंने, इसके अंदर कुछ नहीं बताया इन्होंने। तो मे बी कहीं झूठी हो, बट इसका यूज़ किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा सिराजुद्दौला के अगेंस्ट। ओके, अब देखिए जनवरी 1757 में रॉबर्ट क्लाइव, उस समय मद्रास में, ये मद्रास प्रेसिडेंसी जो थी इनकी, वहाँ पर ये ऑफिसर था, रॉबर्ट क्लाइव ने कैप्चर कर लिया कैलकाटा को, ठीक है। अब जब कैप्चर कर लिया तो फरवरी 1757 में एक ट्रीटी साइन हुई बिटवीन सिराजुद्दौला एंड अलीनगर, सिराजुद्दौला एंड कंपनी, और इस ट्रीटी को बोलते हैं ट्रीटी ऑफ अलीनगर, ठीक है। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग देखिए सिराजुद्दौला ने इनको अलाउ कर दिया कि आप बंगाल में ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते हैं, वहाँ पर कॉइन मिंटिंग भी कर सकते हैं, यानी कि सिक्के ढाल सकते हैं वहाँ पर, जिनकी जो वैधता है वो पूरे मुगल साम्राज्य के अंदर होगी। और इन्हें ये भी अलाउ कर दिया कि ठीक है भाई तुम किलेबंदी भी कर लो, राइट। लेकिन ब्रिटिशर्स तो मानने वाले थे नहीं, क्योंकि वो चाह रहे थे एक युद्ध, ठीक है। तो बैटल ऑफ प्लासी का बैकग्राउंड तैयार था, राइट। 23 जून 1757 को बैटल ऑफ प्लासी हुई। कहाँ पर? ये वेस्ट बंगाल में नदिया डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, भागीरथी नदी के किनारे। वहाँ पर प्लासी एक जगह है, यहाँ पर एक्चुअली प्लास के पेड़ जो होते हैं बहुत ज़्यादा हैं वो, ठीक है। किस किस के बीच में हुई? सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच में, प्लस कंपनी के साथ कौन थे? जो सिराजुद्दौला के एनिमीज़ थे, उन्होंने कॉन्स्पिरेसी बनाई कंपनी के साथ में, ठीक है। तो कंपनी और जो सिराजुद्दौला के कॉन्स्पिरेटर्स थे, इनके बीच में इन्होंने साथ मिलकर सिराजुद्दौला से लड़ाई करी। और ये जो लड़ाई थी ना, ये पहले ही बिल्कुल फिक्स थी, क्योंकि जो उसका सेनापति था मीर जाफ़र, ठीक है, मतलब ऐसा माना जाता है कि जो घुड़सवार थे उनको आदेश ही नहीं दिया, है ना, मतलब वॉर शुरू हुआ उससे पहले डिफीट हो गया सिराजुद्दौला, ठीक है। तो सिराजुद्दौला फाइनली इस युद्ध में हारा। और किसने इसको मारा? मीर जाफ़र का ही बेटा था मीरन, उसके द्वारा सिराजुद्दौला को मारा गया, ठीक है। तो दिस बैटल ऑफ प्लासी वॉज द रिजल्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी ऑफ द एनिमीज ऑफ सिराजुद्दौला, राइट। बात करें अगर हम सिग्निफिकेंस की, इस बैटल ऑफ प्लासी का सिग्निफिकेंस क्या है, क्या महत्व है इसका? तो देखिए इस बैटल की वजह से जो ब्रिटिशर्स थे ना, उनके सामने बंगाल के जो इमेंस रिसोर्सेज थे, ठीक है, क्योंकि बंगाल उस समय बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस जगह थी, तो ये सब कुछ ब्रिटिशर्स के डिस्पोजल पर आ गया, राइट। आप ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश एम्पायर की नींव बैटल ऑफ प्लासी से ही रखी गई इंडिया में, ठीक है। और जो ब्रिटिशर्स थे ना, उनकी मिलिट्री सुप्रीमेसी एस्टेब्लिश होगी बंगाल के अंदर, ठीक है। अब देखिए इसके बाद 1757 में मीर जाफ़र बंगाल का नवाब बन जाता है, राइट। और इसके कोर्ट में एक इंग्लिश रेजिडेंट भी रख दिया गया, नवाब जो नवाब था बंगाल का, इस पर नज़र रखने के लिए, ठीक है। 1757 से 1760 मीर जाफ़र ही बंगाल का रूलर रहा, राइट। इसने ट्रीटी भी साइन की ब्रिटिशर्स के साथ में, जिस ट्रीटी में इसने 24 जो परगनास थे उनकी जमींदारी ब्रिटिशर्स को दे दी, और 37 लाख पाउंड एज वॉर इंडिमनिटी, वॉर की क्षतिपूर्ति के रूप में भी इनको दिए ब्रिटिशर्स को, ठीक है। अब फरवरी 1760 से जुलाई 1760 J. Z. होलवेल, यही बंदा जिसने ये कहा है कि ब्लैक होल इंसिडेंट के बारे में जिसने बताया है, ठीक है, ये एक्टिंग गवर्नर रहा कंपनी का। जुलाई 1760 में हेनरी वेंसिटार्ट ये कंपनी के परमानेंट गवर्नर बन गए, राइट। अब देखिए, अब 1760 में ये जो मीर जाफ़र था, कंपनी ने सोचा था कि ये हमारे हाथ का पपेट बन जाएगा, ठीक है। लेकिन जो मीर जाफ़र था ये भी आगे चलकर धीरे धीरे इनकेपेबल हो गया कंपनी की डिमांड्स पूरी करने में, ठीक है। तो जब कंपनी को लगा कि ये मीर जाफ़र तो अब जो है
हमारे काम का रहा नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इसी के सन इन लॉ मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया 1760 में। ओके, मीर कासिम, जितने भी मीर कासिम के अलीवर्दी खान के सक्सेसर्स थे उनमें एबलेस था, ठीक है। इसने सबसे पहले आते ही क्या किया, इसने मुर्शिदाबाद से मुंगेर कैपिटल शिफ्ट कर दी बंगाल की। क्यों कि ताकि कंपनी जो थी ना, कंपनी से डिस्टेंस बना रहे, क्योंकि कंपनी में अंदर पॉलिटिकल चीज़ें चलती थी, उन सब से डिस्टेंस बना रहे कैपिटल का, ठीक है। इसने जो इसकी ब्यूरोक्रेसी थी उसको रीऑर्गेनाइज किया, इसने अपनी पसंद के लोगों को अपनी ब्यूरोक्रेसी में लेकर आया, ठीक है। और इसने जो इसकी आर्मी थी ना उसको रीमॉडल किया, किसकी तर्ज पर, जो जो यूरोपियन आर्मी थी उनकी तर्ज पर, ठीक है। ये चीज़ जो ब्रिटिशर्स थे उनको पसंद नहीं आ रही थी, राइट। तो अब देखिए, अब एक और बैटल होती है इतिहास में, बैटल ऑफ बक्सर, उसका बैकग्राउंड तैयार हो रहा है, ठीक है। फिर से देखिए क्या क्या चीज़ें कंपनी की थी जो मीर कासिम को पसंद नहीं आ रही थी। पहली बात तो मिसयूज़ ऑफ दस्तक, अगेन, ठीक है। मैंने आपको पिछली बार भी बताया, बैटल ऑफ प्लासी में भी जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ थे दे वर मिसयूजिंग द दस्तक, ठीक है। वो प्राइवेट बेनिफिट कर रहे थे दस्तक का यूज़ करके, राइट। दूसरा, कोअर्सिव मेथड्स, ये मतलब लोगों को डरा धमका के अपना सामान बेच देते थे, ठीक है। और तीसरा, ये कोई राम नारायण था, ये मतलब इस पर क्या था, कुछ जो स्टेट थी यानी जो बंगाल था उसका कुछ डेट था इस पर, जो रिवेन्यू था ये सबमिट नहीं कर रहा था ट्रेजरी में राजा की, ठीक है। तो ये ऐसा किसकी शय पर कर रहा था, कंपनी की शय पर। तो ये राम नारायण इशू भी एक रीज़न बना बैटल ऑफ बक्सर का। तो अब मीर कासिम ने क्या किया, मीर कासिम ने जो ड्यूटी थी ना वो सभी के लिए अबॉलिश कर दी अपनी टेरिटरी के अंदर बंगाल में, ठीक है। मतलब इसने कह दिया कि अब ड्यूटी लगेगी ही नहीं, चाहे वो इंडियन मर्चेंट्स हैं चाहे वो ब्रिटिश मर्चेंट्स हैं, किसी के ऊपर भी ड्यूटी लगेगी ही नहीं। तो इससे तो सीधी सी बात है, नुकसान हो गया ब्रिटिशर्स को, है ना, क्योंकि अब तक वो अपने सामान को फ़ायदे पर सेल कर रहे थे, ठीक है। तो पसंद नहीं आया ब्रिटिशर्स को ये, ठीक है। इससे क्या हुआ, इससे दिस लेड टू वॉर इन 1763। ये इंग्लिश जनरल थे मेजर एडम, इन्होंने मीर कासिम को अलग अलग प्लेसेस पर हराया, जैसे मुर्शिदाबाद, मुंगेर, गिरिया, कटवा, ठीक है। मीर कासिम उसके बाद पटना में आ गया और उसने जो भी सस्पेक्टेड ब्रिटिशर्स थे उनको मार दिया। इस इंसिडेंट को बोलते हैं पटना इंसिडेंट ऑफ 1763, ठीक है। उसके बाद जो मीर कासिम था वो अवध में आया और उसने अलायंस बनाई, किसके साथ में, जो उस समय अवध का नवाब हुआ करता था, कौन था, शुजा उद्दौला, ठीक है। और मुगल एम्परर थे उस समय शाह आलम टू, इनके साथ में इसने अलायंस बनाई, किसने, मीर कासिम ने, ठीक है। तो अब देखिए बैटल ऑफ बक्सर जो 1764 में हुई, 22 अक्टूबर 1764 को उसका ग्राउंड रेडी था, और ये बैटल हुई इंग्लिश फोर्सेस के बीच में, जो किसके अंडर लड़ रही थी, मेजर हेक्टर मुनरो के अंडर, ठीक है। और ये जो अलायंस बनी थी मीर कासिम नवाब ऑफ अवध और मुगल एम्परर की, इनके बीच में बैटल ऑफ बक्सर हुई। इसमें ये जो अलायंस में मीर कासिम नवाब ऑफ अवध और मुगल एम्परर थे ये हार गए, ठीक है। अब इनके हारने के बाद में मीर जाफ़र को दोबारा बंगाल का नवाब बना दिया गया, ठीक है। बंगाल की बात करें तो मीर जाफ़र के बाद उसका बेटा निजामुद्दौला, ठीक है, 1765 से 1766 नवाब रहा, फिर सैफुद्दौला 1766 से 1770, और फिर मुबारक उद्दौला, ठीक है, 1770 से 75, ओके। अब देखिए इस जो ये बैटल हुई थी, बैटल ऑफ बक्सर, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। पहली बात, जो ब्रिटिशर्स थे ना वो एक आप कह सकते हैं पूरी कंट्री पर उन्होंने सुप्रीमेसी के लिए कंटेंडर इमर्ज हुए। वो क्यों, क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी में तो उन्होंने सिर्फ बंगाल के रूलर को हराया था, है ना। अब बैटल ऑफ बक्सर में उन्होंने बंगाल के रूलर को तो हराया, साथ ही साथ मुगल एम्परर जो इंडिया का रूलर था उसको भी हराया, ठीक है। तो ये कंटेंडर बन गए पूरे इंडिया पर रूल करने के लिए, ओके। इनकी मिलिट्री स्किल एस्टेब्लिश हो गई, ठीक है। आप पहली वाली लड़ाई में तो जो बैटल ऑफ प्लासी हुई थी कह सकते हैं कि जो नवाब था उसके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी हुई थी, लेकिन यहाँ पर तो जो ब्रिटिशर्स थे उनकी मिलिट्री जो स्किल थी वो प्रूव हो चुकी थी, राइट। तो अब इसके बाद कंपनी और नवाब ऑफ अवध और मुगल एम्परर, इनके बीच में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन होती है अगस्त 1765 में, ठीक है। इस ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के अंदर दो अलग अलग ट्रीटीज़ थी, जो एक नवाब ऑफ अवध के साथ थी और दूसरी मुगल एम्परर के साथ थी। तो देखिए जो अवध का नवाब था ना, उससे कहा गया
कि वहाँ पर दो उस समय डिस्ट्रिक्ट थे, करा और इलाहाबाद, उनको सरेंडर करे वो शाह आलम टू को, जो मुगल एम्परर है उसको दे दे उन्हें वो, राइट। और मुगल एम्परर से क्या कहा गया कि तुम दिल्ली छोड़ोगे और कहाँ रहोगे, इलाहाबाद में रहोगे, वो भी कंपनी की प्रोटेक्शन के अंदर, कंपनी तुम पर नज़र रखेगी, ठीक है। नवाब ऑफ अवध पर 50 लाख वॉर इंडिमनिटी चार्ज कर दिए गए, ठीक है। मतलब युद्ध जो तुमने किया है हमारे साथ उसकी क्षतिपूर्ति कौन करेगा, तुम ही तो करोगे, है ना। और जो मुगल एम्परर था उससे दीवानी ले ली गई बंगाल, बिहार और उड़ीसा की कंपनी के लिए, बदले में उसको 26 लाख रुपए एक साल में देने का प्रॉमिस किया गया, ठीक है। दीवानी का मतलब होता है राइट टू कलेक्ट द रेवेन्यू, राइट। बलवंत सिंह, ये उस समय जमींदार था बनारस का, उसको पोजेशन दे दी गई पूरे अवध की, ठीक है। और इधर 53 लाख कंपनी ने चार्ज किए सम्राट के ऊपर, मुगल एम्परर के ऊपर, निजामत फंक्शन के लिए। निजामत फंक्शन कौन से होते थे कि आपको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखना है, आर्मी मेंटेन करके रखनी है, ठीक है। इन वाले फंक्शंस के लिए राजा को 53 लाख रुपए और देने थे कंपनी को, ठीक है। अच्छा देखिए, अब एक क्वेश्चन दिमाग में उठ सकता है कि जब बंगाल को इन्होंने जीत लिया तो अवध, जो कि अवध का सम्राट तो हारा था, है ना, अवध को इन्होंने एनेक्स नहीं किया कंपनी ने, अवध को अपने राज्य में नहीं मिलाया, क्यों। तो देखिए, इसका एक्चुअली में अवध को एक बफर स्टेट बनाया गया। बफर स्टेट मतलब अगर नॉर्थ वेस्टर्न साइड से कोई अटैक होता है तो अवध प्रोटेक्ट करेगा बंगाल को, ठीक है। मतलब अवध में रखा गया किसको, देखिए मुगल एम्परर को, कंपनी की प्रोटेक्शन के अंदर। तो अवध में अगर कोई भी गतिविधि होती है तो उसका उस पर कंपनी का पूरा कंट्रोल था, ठीक है। बट अवध को एक बफर स्टेट बनाया गया अपने जो बंगाल वाली टेरिटरी थी उसको बचाने के लिए, ओके। उसके बाद में एक ड्वेल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश की गई बंगाल में, कब से कब तक रही, 1765 से 1772 तक, 7 साल, ठीक है। और किसने ड्वेल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश की, रॉबर्ट क्लाइव ने, ठीक है। इसमें इस ड्वेल गवर्नमेंट का क्या मतलब है कि बंगाल में दोनों की गवर्नमेंट होगी, कंपनी की गवर्नमेंट भी और नवाब की गवर्नमेंट भी, ठीक है। दीवानी और निजामत जो दोनों ये राइट्स थे ये कौन एक्सरसाइज कर रहा था, कंपनी, ठीक है। मतलब कंपनी के ऊपर, कंपनी को राइट तो सारे मिल गए थे लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। और राजा की अगर हम बात करें तो राजा के ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी थी लेकिन राइट्स नहीं थे, ठीक है। कंपनी ने दीवानी के लिए, दीवानी जो राइट था उसको एक्सरसाइज करने के लिए डिप्टी दीवान ऑफ बंगाल नियुक्त किया मोहम्मद रजा खान को, ठीक है। ये कुछ लॉयल्स होते थे कंपनी के। और डिप्टी दीवान ऑफ बिहार नियुक्त किया किसको, राजा सिताब राय को, ठीक है। रजा खान को यहाँ का बंगाल का निजामत जो फंक्शन है वो भी रजा खान ने एक्सरसाइज किए थे, ठीक है। अब हुआ क्या, ये जो ड्वेल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हुई बंगाल में आप देख सकते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तो कोई नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिकली कंपनी को तो बहुत फ़ायदा पहुंचा इससे, लेकिन जो पब्लिक थी, पब्लिक ने त्राहिमाम कर दिया, ठीक है। मतलब कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, क्या पब्लिक की ज़रूरतें हैं, कोई ध्यान नहीं है, ठीक है। तो कंपनी के जो है चारों तरफ थू थू होने लगी। वारेन हेस्टिंग्स इंडिया में गवर्नर बन के आया उस समय कंपनी का। तो वारेन हेस्टिंग्स ने इस ड्वेल गवर्नमेंट को 1772 में एंड कर दिया, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था बंगाल पर कंपनी की विजय, राइट। अभी हम एक्सपेंशन कंपनी का फर्दर पढ़ेंगे, किस तरह से अभी मैसूर वाला जो आपके साउथ में मैसूर मराठे, किस तरह से कंपनी ने इनकी टेरिटरी को जीता, ठीक है। तो अगर आपको मैं लेक्चर समझा पाई हूँ तो एक बार मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, ठीक है, मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।